हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। और हम करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, चैप्टर 1 के अंदर, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर, जो कि अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इस पे इंपॉर्टेंट तो मार्क कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अब इसको करते हैं। करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हैशटैग छोटी छोटी बातें जो कि मुझे चाहिएगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये कूलम्ब्स लॉ सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही आसान है और है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ बच्चों को वेक्टर नोटेशन से डर लगता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये कुछ छोटी छोटी बातें चाहिए, वो प्रिपेयर हो जाती हैं, फिर अपने इस कॉलम लॉ को करते हैं आगे, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बातें चाहिए उसमें से पहली बात, ओके, तो स्टार्ट करें। सुन रहे हो सभी ध्यान से? तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहली बात हमें चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या होता है। वेक्टर बेसिक सा, ज़्यादा डिटेल वाला भी नहीं चाहिए हमें फ़र्क। हमें बस ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी आनी चाहिए। तो पहली बात तो आपको आइडिया ऑफ वेक्टर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो अभी तैयारियां चल रही है, अपनी तैयारियां पूरी कर लेते हैं, फिर अपने ऑर्गेनाइज करते हैं इस फंक्शन, इस इवेंट, इस टॉपिक को और ख़त्म कर देते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये चाहिए आपसे कि आपको वेक्टर बनाना आता हो, पोजीशन वेक्टर बनाना आता हो। कि अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये 0 0 ऑरिजिन है ना, और अब यहाँ पे कोई दो पॉइंट हो, पॉइंट 1, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो दूसरा, पॉइंट 2, ठीक है। तो इसका यहाँ पे चला गया, तो चलो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं अपन, नेवर माइंड। और इसका यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर ही लेते हैं, चलो। तो ओरिजिन से लेकर के उसकी लोकेशन तक जो वेक्टर हम एक्सटेंड करते हैं वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है और दिखाया जाता है आर से। 1 का है तो R1 वेक्टर और 2 का है तो R2 वेक्टर। आई थिंक ये भी पता आपको, ठीक है। तो यू हैव आइडिया ऑफ पोजीशन वेक्टर, गुड, नाइस। अब हमें एक और चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? एक हमें चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? बड़ा सिंपल था, शायद आपको आता भी हो, बट एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ एज पर माई ड्यूटी। अगर अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इस तरफ है ए वेक्टर, ठीक है, और इसके कॉन्टिन्यूशन में जहाँ तक ये जा रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से कोई दूसरा वेक्टर अगर स्टार्ट हो रहा हो, बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है? इसके यहां से स्टार्ट होगा और वहां पे एंड होगा, ऐसा कुछ होता था। इफ यू रिमेंबर और इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल्सो, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। कि अपने इसको इस तरह से भी याद रखते थे कि दो वेक्टर ऐसे बने हुए हैं तो तीसरा वेक्टर उल्टे ऑर्डर में, क्योंकि ये जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ना करके ऐसे, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर क्या होता था? ये वाला वेक्टर होता था रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। ये इसका प्लस होता था, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज चाहिए, बस वैसे 4 चीजें चाहिए और फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चौथी चीज क्या चाहिए मुझे ये चाहिए कि आपको यूनिट वेक्टर का आइडिया हो। यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है? कि अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मतलब इसमें क्या है? इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा कभी लिखते नहीं है आपने ना। मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होनी चाहिए इसके अंदर। बट ए कैप या जिसको अपने कहते हैं यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स ओनली, इस सिंबल को मैं चेंज कर देता हूं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ओके। और ए कैप कैसे निकाला जाता है? ए वेक्टर को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, क्योंकि वेक्टर में तो दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हटा दो तो क्या बची, डायरेक्शन ओनली। ओके, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो उससे भी अच्छा, आपको बस ये फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो ये 4 छोटी छोटी तैयारियां चाहिए। अगर ये तैयारियां पूरी हो गई हैं तो अपने चलते हैं अब नेक्स्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे। सो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो एक ही डायग्राम बना रखा है पहले से कुछ एक, तो इसको समझते हैं क्या है, और इसके डायग्राम को ढंग से समझ लेना, क्योंकि जो है इसके डायग्राम में है, बाकी इसमें कुछ खास फिर बचेगा नहीं, मतलब लिखना तो पड़ेगा ही पर मेन काम वहीं पर है। क्लियर, तो हमने यहाँ पे 2 चार्जेस लिए, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, जो कि हम हमेशा लेते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस हमने r लिया है, जो कि हम हमेशा लेते हैं। क्लियर, अभी हमने जो रेड कलर से 2 वेक्टर बना रखे हैं, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, जो हमने कहा छोटी छोटी बातें चाहिए उसी में से लिया आपने। इसके पोजीशन वेक्टर को हमने कहा r1, क्योंकि ये फर्स्ट चार्ज का है। इसको अपन ने कह दिया सपोज r2 वेक्टर, क्योंकि ये सेकेंड चार्ज का है। क्लियर, अब अपने को जंप करके आ जाना है यहाँ पे Q1 चार्ज के ऊपर, कि आप Q1 चार्ज पे खड़े हो। अब आप देखो कि आपको क्या फील होगा। ठीक है, इमेजिनेशन ही करनी है, सही में नहीं कूद जाना है इसके अंदर। तो अगर हम कूद जाएं इस पे तो हमें क्या फील होगा, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। और देखो जहां पे हम खड़े होते हैं तो उस पॉइंट का फिक्स मान के चलो, ये पॉइंट एक बारी फिक्स है, तो ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैं भी एक पॉजिटिव हूं, मेरे सामने भी एक पॉजिटिव है, तो मुझे एक फोर्स तो लगेगी, और वो भी कौन सी लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, है ना। इसी लाइन के अंडर, या कहेंगे अलोंग, बेटर वर्ड, इस लाइन के अलोंग एक फोर्स लगने वाली है, किस पे, चार्ज 1 पे लगने वाली है 2 की वजह से। तो हम उसका नोटेशन किस तरह से लेते हैं, F12 वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो 1 बीच में आ गया तो बेचारा फंस गया। 1 पे फोर्स लग रही है और लगा कौन रहा है, 2 लगा रहा है। क्लियर, तो ये नोटेशन होता है, तो इस फोर्स का नाम हो जाना चाहिए F12 वेक्टर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब इस जगह पे अगर खड़े होंगे तो अब Q2 भी फोर्स लगेगी, है ना, और लगाएगा कौन, 1 लगाएगा। इट मींस अब इसी लाइन के अलोंग एक और फोर्स लग रही है, बट उस फोर्स का नाम क्या होगा, F21 वेक्टर। क्लियर, 21 वेक्टर क्यों, क्योंकि लग 2 पे रही है और लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो हमें डायरेक्शन भी तो चाहिएगी, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस तरफ जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करेंगे, एक उस तरफ जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करेंगे। सपोज इस तरफ जो डायरेक्शन है उसको हमने कहा R12 वेक्टर, या फिर R12 कैप। क्लियर, और इस तरफ जो डायरेक्शन है उसे अपने कहेंगे R21 कैप। वैसे कैप कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपने। ओके, हो सकता है शायद इसके अंदर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या कर दिया, इससे पहले तक तो सारा समझ में आ रहा था। तो कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, अपने करेंगे, समझ में आ जाएगा। एंड होने से पहले तक सारा समझ में आ जाना चाहिए, बीच में कहीं डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है। सिंपल दिख रहा हो तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना बस इतना है कि हमें डायरेक्शन के साथ खेलना है। इसके अंदर हमें करना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। बहुत बढ़िया बात बताएं, लिखी हुई है ये तो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब समझो कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, वेक्टर फॉर्म का मतलब हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। अब पहली बात तो ये देखो कि जब मैं सिंपल लिखता था, सिंपल बिना वेक्टर फॉर्म के लिखता था, तो मैं लिखता था फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये लिखता था। बट अब मैं F नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि अब इनके बीच की जो फोर्स है डायरेक्टली वो नहीं बात कर सकते, हमें बताना पड़ेगा कि हम F12 की बात कर रहे हैं या F21 की, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है और इसकी डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो होप यू गेट दैट। तो मुझे बताना पड़ेगा ये नोटेशन अभी सही नहीं है, तो फिर इसको रखें क्यों, इसको हम कर देते हैं इरेज। तो लॉजिक कर दिया। अब हमारे पास आया F12 वेक्टर, देखते रहो बस, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड हमें पता है, क्या पता है कि वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, नथिंग न्यू, नथिंग हार्ड। अब साथ में हमें क्या लगा देनी है, इसके डायरेक्शन लगा देनी है। ठीक है, अब डायरेक्शन जब लगाएंगे इसके साथ में, तो बताओ इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन लग रही है, R12 कैप।
क्लियर। कैप क्यों लगाया, क्योंकि हमें बस डायरेक्शन लगानी है, हम मैग्नीट्यूड वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फोर्स का ये रहा, तो हमने जस्ट इसमें अगर डायरेक्शन ऐड कर दी तो ये क्या बन गया, इसका वेक्टर नोटेशन बन गया। तो क्या बस काम खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सुनते रहो, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है ये और बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इससे आपको समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले बार डाउट जनरेट ही नहीं होंगे। हमने क्या कहा, हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए, तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड तो पहले वाला यूज कर लिया, डायरेक्शन यहां से यूज कर ली। अब हमें बस इसको इलैबोरेट करना है कि ये R12 कैप क्या चीज है, R12 कैप क्या चीज है, इसको खोल करके लिखना है। क्लियर, क्योंकि हमें बेसिकली दी क्या चीज होगी, हमें बेसिकली Q1 चार्ज दे रखा होगा, Q2 चार्ज दे रखा होगा, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये सब चीजें अपने यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर भी हमें पता है रूल कि अगर हम कुछ भी एज्यूम करते हैं ना अपनी मर्जी से, तो हमें लास्ट फाइनल आंसर के अंदर वो चीज हटा करके आनी पड़ती है ना। तो फॉर एन एग्जांपल यहां की बात करें तो R12 कैप हमें प्रोवाइडेड क्या होंगे, Q1, Q2 और उनके पोजीशन वेक्टर्स। तो हमें बस इसको अब फॉर्म को मॉडिफाई करके यहां पे सब कुछ वेक्टर में लेकर के आना है। तो यहां पे दो चीजें खराब है, एक तो ये इसको भी वेक्टर में लाएं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, और एक ये कि इसको नॉन क्वांटिटी में लाएं तो ज्यादा बढ़िया है। तो अब जो भी काम करेंगे इनके लिए करेंगे, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये हो गया तो काम रोक देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, R12 कैप, मैं थोड़ा यहां पे रफ वर्क कर रहा हूं, यहीं कर देता हूं, इरेज कर दूंगा इसको मैं। R12 कैप कैसे आएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी से आएगा, इसी से आएगा, ठीक है। अब ये R12 वेक्टर ये कहां से आ गया, हमें तो R1 वेक्टर पता है, R2 वेक्टर पता है, R नाम का एक डिस्टेंस पता है, R12 वेक्टर कहां आएगा, तो उसी डायरेक्शन में आएगा। लोके ये वाला वेक्टर हमारे पास है R1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर है हमारे पास R2 वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर बन रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला, वो बन जाएगा R12 वेक्टर। और सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, इस डायरेक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेक्टर बना रहा हूं तो वो क्या बन जाएगा, R21 वेक्टर। मैं थोड़ा इस तरफ बना देता हूं उसे, इसको मैं अंदर लिख देता हूं R2 वेक्टर ताकि क्लियरली दिख जाए। अगर मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँगा तो ये बन जाएगा R21 वेक्टर। ये R2 वेक्टर है ही और ये R1 वेक्टर है ही ऑलरेडी, क्लियर। और अभी अभी हमने ये काम किया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो वी मे प्रोसीड नाउ, आगे चलते हैं। तो हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करना है, दिमाग में ध्यान लगाओ उसका। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे उसका एक्सप्रेशन देखो। अब यहां पे ये दोनों वेक्टर एक साथ हैं और ये रिवर्स ऑर्डर में लगा हुआ है, मतलब ये वाला रिजल्टेंट है इन दोनों का। तो मैं यहां लिख देता हूं R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। कोई बुराई नहीं, ठीक ठीक। तो R12 वेक्टर की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, R12 वेक्टर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर, क्या जाएगा, R12 वेक्टर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये चीज मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं कि R12 वेक्टर मेरे पास आ चुका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो समझने के लिए तो ये सारा समझा दिया, याद रखने के लिए बहुत ही आसान है कि 1 2 था तो 1 माइनस 2। सिमिलरली अगर मैं यहां करूं तो ये क्या बनेगा, अब देखो ये वाला एक ऑर्डर में है और ये रिवर्स ऑर्डर में लगा हुआ है, तो मतलब ये वाला रिजल्टेंट है इन दोनों का। मींस यहां पे क्या करूंगा मैं, अब ये तो मेरा रफ वर्क था, मैंने हटा दिया, तो ये बनने वाला है मेरा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, तो बस वेक्टर के नाम से हो सकता है आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर किसी को है तो, सभी को तो है भी नहीं, तो बाकी उसके अलावा काम बहुत आसान है। R21 वेक्टर क्या निकलेगा इसमें से, प्लस माइनस ही करना आप तो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये आ गया। तो देखो सेम वही, 2 1 का मतलब 2 माइनस 1, तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वैसे हमें एक ही चाहिए, अपने दो कर रहे हैं, पूरा एलाबोरेट करके कर रहे हैं, पूरा लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। सो अब प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था F12 वेक्टर निकाल रहे हैं अपने, तो हमने इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लिख दी।
ठीक है, जिसके अंदर से ये वाला पार्ट हमारा मैग्नीट्यूड है और ये वाला पार्ट हमारा डायरेक्शन है, इसलिए ये टोटल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब हम इसमें आगे चलते हैं। क्लियर? कहाँ आगे चलते हैं? तो लुक हियर, के एज इट इज रहने देते हैं, Q1 Q2 एज इट इज रहने देते हैं। इस R12 कैप इसको लिख देते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं है, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया अपन ने। क्लियर? और इस R को देखो, ये तो ये वाला R है, इसको आप R12 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, R21 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और अभी कौन सी शक्ल ज़्यादा अच्छी रहेगी? R12 का मैग्नीट्यूड लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शक्ल मिल जाएगी फिर, और ये भी इसके अंदर ऐड होकर के क्यूब बन जाएगा। क्लियर? और अब इसको जितना भी खोल सकते हैं बस खोल देते हैं। ये बना पहली बात तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, साथ में बना R12 वेक्टर। चल क्या रहा है? F12 चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। और क्या खोल सकते हैं इसको? R12 की वैल्यू है हमारे पास क्या? तो है ये रही, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं इसके अंदर। तो F12 वेक्टर विल बिकम इक्वल टू KQ1 Q2, इसको भी लिख देता हूं मैं खोल करके, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मोड है तो मोड, क्यूब है तो क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे मोड नहीं आएगा। ठीक है, गलती मत कर देना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो क्या किया हमने? सिंपल देखो, सिंपल छोटी छोटी बातें लगाई हैं। पहली बात ये कि आपको वेक्टर का आइडिया हो कि वेक्टर फॉर्म के लिए आपको करना क्या है। आपको करना जस्ट ये है कि आपने जस्ट उसके अंदर डायरेक्शन ऐड कर देनी है। मैग्नीट्यूड तो हमें पहले से पता ही है, डायरेक्शन ऐड करी, डायरेक्शन को हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा। क्या लिखा? इससे इस स्टेप में क्या चेंज है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी आपने ये नहीं सोचना हार्ड है, ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं है। अब अपने ने करा क्या है इसके अंदर, R को मैं, R तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को मैं 1 2 भी कह सकता हूं और 2 1 भी कह सकता हूं। फर्क क्या है इनके अंदर? सिर्फ डायरेक्शन का। इनके अंदर फर्क क्या है? सिर्फ डायरेक्शन का। अगर मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो इसके अंदर डायरेक्शन का फर्क मिट जाएगा। क्लियर हुई बात? तो अभी मैंने 2 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो 2 1 और 1 2 फिर हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता। क्लियर? तो मैंने 1 2 लिखा। क्लियर? यहां पे मैंने क्या लिखा? यहां पे तो सिंपल फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया? ये वाला कि A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। फिर मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला मर्ज हो रहा था, मैंने मर्ज कर दिया, पावर 2 पावर 1 पावर 3 सेम रखा, इसमें कुछ भी खास नहीं किया, इन दोनों को मर्ज करके बस ये पावर 3 किया। फिर हमने क्या किया, ये जो वेक्टर लॉ था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे हमें जो R12 की वैल्यू मिली थी वो मैंने यहाँ भी रख दी, यहाँ भी रख दी, यहाँ मोड था तो मोड में रख दी, और यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर में रख दी। हाँ, थोड़ा अच्छा लगे तो मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, बस। ओके, हाँ, और अगर आप चाहो तो इसकी जगह आप R³ भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप R³ भी लिख सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यही तो वेक्टर फॉर्म है जिसके अंदर आपके पास क्या आ रहे हो, वेक्टर्स आ रहे हो। अब वेक्टर के नाम पे है क्या? वेक्टर के नाम पे है क्या? आपके पास चार्जेस हैं, चार्जेस तो वेक्टर नहीं है, तो बचा क्या? डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, वही तो है, तो उसकी फॉर्म के अंदर आना चाहिए। और मैंने कहा था कि हमारा जब आंसर R1 R2 में आना स्टार्ट हो जाएगा या आ जाएगा तो हम अपना काम रोक देंगे। तो हेयर इट इज, हमने रोक दिया। क्लियर? अभी थोड़ा आगे चलते देखते हैं कि हमें समझ में आया या नहीं आया। होपफुली, और होपफुली क्या 110% आ गया होगा। एक और करके देखते हैं, अगर मुझे F21 निकालना होता तो मैं क्या करता। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो फटाफट से आप करके देख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, या माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो F21 अगर मैं निकालता तो मैं लिखता पहले तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है पहले, मैग्नीट्यूड KQ1 Q2 अपॉन R², दिस इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन क्या है? बस उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगा दिया मैंने। क्यों लगाया? क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, अगर ये वेक्टर हट जाए तो डायरेक्शन भी हट जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, इसको आपने सेट करना है और इसको आप सेट कर सकते हो।
कि इसको मैं लिख रहा हूँ के Q1 Q2, ये तो पढ़ा ही रहेगा बेचारा, ये नहीं तंग करता। नीचे आर को अपने क्या लिख सकते हैं वेक्टर वाले की फॉर्म में, या तो R12 वेक्टर का मोड या R21 वेक्टर का मोड। अब कौन सा कहना आसान है, अब मैं 2 1 वेक्टर का मोड लूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लूंगा। और किसी यूनिट कैप को कैसे लिखते हैं, उसका वेक्टर अपॉन उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, आई थिंक क्लियरली विजिबल है, नहीं तो अपने दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। एक स्टेप दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ K Q1 Q2 अपॉन, बस अब इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू डालनी है। उससे पहले अपने क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। चलो मर्ज कर लेते हैं, एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। तो ये हमारा बना F21 वेक्टर, ये K Q1 Q2, इसने तो ऐसे ही रहना, इसने नहीं कुछ बदलना। 2 1 वेक्टर, ये क्या बना, देखो वो रहा, समझा हुआ है तो उस तरह से हम डायग्राम भी बना के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा इंपैक्ट जाएगा। और दूसरा, एग्जाम में करके आना, जल्दी से भी करके आना है, 2 3 नंबर में भी अगर आ रहा है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर छुपा ही हुआ है ना इसका राज, कि 2 1 है तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्यूब है तो क्यूब, हम थोड़ी कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और मोड नहीं लगाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखा, हमने बना लिया, हमने बना लिया। ठीक है, चलो ये हमारे पास आ गया। और अगर हमें ध्यान हो तो हमने F12 वेक्टर, ये क्या निकाला था, F12 वेक्टर निकाला था K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर के मोड की क्यूब, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये निकाला था। ठीक है, तो देखो अभी एक टॉपिक फ्री मिलने वाला है, अभी एक टॉपिक फ्री मिलने वाला है, बोनस धमाका सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री। क्या, वेक्टर फॉर्म हमने किया बहुत अच्छे से, बहुत एलाबोरेटेड, बहुत ही ईजीएस्ट वे में हमने कर लिया, खत्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है। और आपको एक करने के बाद दूसरी से करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया शानदार वर्ड है, और क्या कहते हैं उस वर्ड को, सिमिलरली, है ना। तो एक करने के बाद वो वर्ड चिपकाओ सिमिलरली, और फिर आप लिख दो F21 वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन एक्सप्रेशन, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, काम खत्म। क्लियर। अब यहां पे आप न्यूटन्स थर्ड लॉ भी चेक करवा सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर भी अगर शाना होगा तो आपको क्या देगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ही देगा। अच्छा मार्क्स में, 3 मार्क्स में अगर दे दिया उसने, ठीक है, तो आपको ये तो पूरा करके आना ही पड़ेगा। 1 मार्क में दिया तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। और अच्छा प्रूफ कैसे करोगे, तो आप देखो इधर F21 वेक्टर और F12 वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो और साइन जस्ट ऑपोजिट हो तो हम यहां पे कह सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे हो गया। तो आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर क्या क्या चीज सेम है। K सेम है, कुछ कलर ले लेते हैं अपने, ये लो, K सेम है, K सेम है, Q1 सेम है, Q2 सेम है, Q1 सेम है, Q2 सेम है। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड, ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है, ये अलग है, ये दोनों अलग है, सेम है, सेम है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है। तो चाहे 5 माइनस 4 करो, चाहे 4 माइनस 5 करो, जब मैग्नीट्यूड लग गया, मोड लग गया, तो आंसर 1 ही आएगा। तो इट मीन्स ये भी सेम है। तो इतना इतना ये वाला हिस्सा सेम है। बचा क्या, ये R2 माइनस R1 है और ये R1 माइनस R2 है। इसको मैं शिफ्ट करूं R1 माइनस R2 तो आगे माइनस आ जाएगा, इसको मैं शिफ्ट करूं तो R2 माइनस R1 बना सकता हूं माइनस लगा करके। ठीक है, तो कितने सारे तरीके हैं आपके पास करने के, बहुत सारे हैं। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं और देखो प्रूफ कैसे कर सकते हो आप। आपने सपोज ये पहले निकाला था, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 के बाद हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 आप जस्ट ये लिख देना कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, जानबूझ के शक्ल बदल देंगे अपने, R1 माइनस R2 के मोड का क्यूब, क्योंकि हमें इसके जैसी शक्ल बनानी है और ये हम बदल सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। इस R1 माइनस R2, सॉरी इसको चेंज करें ना इक्वेशन 2 में, R2 माइनस R1 को R1 माइनस R2 बनाना है, तो ऐसे फ्री में तो बनता नहीं,
क्या लगाना पड़ेगा, ए के वैल्यूएबल माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा, ठीक है। इतनी छोटी बातें तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता तो दी, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये तो बन गया जो हमें चाहिए था वही, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, ये तो ये है, माने F12 वेक्टर, ठीक है जी। तो ये आ गया, ये क्या है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। अगर इसे नहीं पहचानते तो फिर तो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं कर सकते, और पहचानते हैं तो बस हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ इटसेल्फ, ठीक है। तो न्यूटन अंकल का जो थर्ड लॉ था वो हमने प्रूफ कर दिया एंड वी आर वेरी हैप्पी। ओके, सो हमने क्या किया, अब थोड़ा सा अगर एग्जाम में करके आए तो कैसे करके आएंगे, आप पहले थोड़ी अजम्पशंस लिखेंगे, प्रॉपर्ली जब करेंगे तो हम assumptions लिखेंगे कि let us consider two charged particles या two charges Q1 and Q2 situated at a distance r apart. Okay, position vector of first charge, position vector of the charges Q1 and Q2 are r1 vector and r2 vector as shown in the diagram. डायग्राम बना सकते हो और फिर आप बता सकते हो कि Q1 charge Q1 experiences a force F12 vector in the direction of r12 cap. सिमिलरली यहां भी लिख सकते हो, क्लियर, ओके। फिर आप कह सकते हो कि वी कैन मच इलाबोरेट दीज वेक्टर्स इन दीज टू फिगर्स। आप इन फिगर का नाम रख सकते हो, इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो, इसको थर्ड कह दो, इन फिगर सेकंड एंड थर्ड। तो आप ये 3 फिगर बना दोगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और आपको भी आज अगर समझ में आ गया 2-4 दिन बाद भूल जाता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है ये, जब लास्ट में एग्जाम में जाओगे तब तक तो ये बहुत पुराना हो चुका होगा, है ना। तो तब भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें होगी तो हमें इजीली रिकैप करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने डायग्राम वाली चीज़ें लिख दी, फिर हम बात स्टार्ट कर देंगे कि वेक्टर नोटेशन, कूलम्स लॉ, या फिर क्या कहा था अपन ने, F12 लिखा था पहले ना, तो द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 इज, और जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो पिछला बोर्ड था रब करने से पहले F12 वाला, वो अपने लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम उसको इक्वेशन 1 देंगे, टाइम है, मार्क्स ज़्यादा है तो पूरा लिख के इसको इक्वेशन 2 देंगे, ठीक है, नहीं तो सिमिलरली कर देंगे और फिर खत्म कर देंगे। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ पूछा हुआ है तो अगर 1 मार्क का है तो डायरेक्टली 2 एक्सप्रेशन दिखा करके इतना काम कर देना है, ज़्यादा का है तो फिर पूरा करना है और फिर इस तरह से करके आना है। किसी भी एक इक्वेशन को किसी भी दूसरी इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर दो। टाइम कम है तो आप जल्दी से बस दोनों इक्वेशन लिख दो और कह दो क्लियरली F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, तो ये मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्लियर। सो ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसकी पहले ये स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ये लगता कब है, ये तब लगता है जब एक हमारा चार्ज बना लेते हैं, छोटा सा चार्ज, ये हमारा चार्ज छोटा सा Q0, जब ये चार्ज सराउंडेड हो मोर देन 1 चार्जेस से, 1 चार्ज से जब सराउंड होगा तो 2 चार्ज सिस्टम तो हमने डायरेक्ट लिया कैसा होता है, अगर इसके आसपास कई सारे चार्ज हो जाएं तो उस पर नेट फोर्स क्या होगी। मान लो इस पर एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज और हो Q2, ठीक है, एक ये चार्ज है इस पर, इसके पास एक चार्ज ये रहा Q2, ठीक है, एक चार्ज और हो Q3, इसी तरह से बहुत सारे अगर चार्जेस हों, एक बार हम 3 ले लेते हैं। अगर ये चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, क्लियर, समझ में आ रही ना बातें। तो ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगी। मैं एक बार इसका नाम हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ जाए, और इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको अपने कहेंगे क्या, इसको अगर मैंने क्या Q0 कहा, हटाइए देता हूँ मैं इसको और इसको लिख देता हूँ यहाँ पे Q0। तो इस फोर्स को अपने क्या कहते थे, फोर्स ऑन, जिस पे लग रही है वो बीच में और जो लगा रहा है वो आगे, F01, क्लियर। ये फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ, हमने इस सभी चार्जेस को पॉजिटिव मान रखा है। ये फोर्स लगेगी F03 इस तरफ, ये कहाँ लगेगी, ये लगेगी F02 वेक्टर इस तरफ। अब इन 3 वेक्टर को हम ऐड कर लेंगे, वो किसी भी तरीके से करेंगे, वो हमारा भी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट हम कहेंगे
क्या कि द नेट फोर्स experienced by a charge by a system of charges is obtained by the vector sum of all the individual forces. माने एफ टी वेक्टर यानी कि एफ टोटल वेक्टर कितना होगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर. ठीक है, और अगर कुछ और ज़्यादा होते तो ये सीरीज चलती रहती डैश 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 कब तक चलती रहती, n तक, जितने भी हैं 5 10 15 20 25 30 सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितनी भी है चलती रहती. क्लियर. अब इसको अगर अपन खोल के देखें, वैसे तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, वेरी सिंपल, इतना ही है. हाँ इतना ही है ये. तो यही कहता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फोर्स. कल्ली फोर्सेस का वेक्टर सम करके टोटल फोर्स आएगी. आसान भाषा में इतना ही है. ठीक है. बट अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म को अगर अपने इलाबोरेट करें तो क्या कर सकते हैं. देखो हमने अभी फॉर्म लिखनी सीखी थी. इफ़ यू रिमेंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ और कलर चेंज कर लेते हैं. सपोज F12 वेक्टर की बात करें, F12 वेक्टर हमने लिखा था तो वो क्या आया था, ये आया था K Q1 Q2 अपॉन ये था तो आया था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की मोड का क्यूब, और इधर आया था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. ठीक है, याद होगा आपको, नहीं भी है तो बहुत ही आसान है, दिख रहा है. जो दो सबस्क्रिप्ट में वही दो चार्जेस माइनस उनका मोड का क्यूब और माइनस वो दो वेक्टर. तो अब सिमिलरली हम सबको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इनके एक्सप्रेशन से. तो सबको तो नहीं, मैं एक बार दो को रिप्लेस कर देता हूँ. इसको मैं लिखूंगा K Q0 Q1 अपॉन R0 माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. दूसरे वाले के लिए करेंगे तो क्या बनेगा, ये K Q0 Q2 अपॉन R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब और R0 वेक्टर माइनस 2 बनेगा ना यहाँ पे, R2 वेक्टर का बस ब्रैकेट, मोड तो आएगा नहीं, प्लस डैश डैश डैश. अगर अपने n वाला लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. Q0 Qn R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मोड का क्यूब और R0 वेक्टर, R0 है भैया, और Rn वेक्टर का डिफरेंस. ये आ गया. तो ये हो गया. अब इसको आप चाहो तो किस तरह से लिख सकते हो, कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है. देखो क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, आपके पास K कॉमन आ जाएगा और Q0 कॉमन आ जाएगा. K आ जाएगा, Q0 कॉमन आ जाएगा. उसके अलावा बचेगा क्या, ये तो आ गया कॉमन, इसको रखते हैं बाहर. उसके अलावा जो भी चीज़ है वो सम में है, तो सम वाली चीज़ के लिए आप लगाते हो सिग्मा. और आप देखो पैटर्न क्या चल रहा है, नीचे तो जीरो ही रहना हमेशा पहले में, फिर ऊपर यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 n n n. तो ये जब कॉम्प्रेस फॉर्म बनेगी तो ये कैसे बनेगी, ये तो सबका बाहर आ ही चुका, तो अंदर बचने वाला है Q समथिंग, इसको मैं I कह देता हूँ एक बारी. ये लिखने का तरीका होता है ना, मैंने इसको I नाम दे दिया, वेरिएबल कुछ एक QI. इसके नीचे क्या बनेगा, ये तो फिक्स है R0, तो ये R जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा. तो ऊपर वाले को अगर मैं I कह रहा हूँ तो नीचे वाले को भी I ही कहूँगा. ठीक है, तो इसका क्यूब, और यहाँ पे भी हमेशा R0 ही रहेगा. यहाँ I तो यहाँ भी क्या I ही आएगा. तो RI का डिफरेंस, और I की वैल्यू, I कहाँ से कहाँ तक है, I की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, छोटी से छोटी 1 और बड़ी से बड़ी n. तो ये इसको कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया, एक मैथमेटिकल वे है जस्ट. इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है, फिजिक्स यहाँ तक थी. ये जो ब्लू और ये रेड मार्कर से लिखा है ये जस्ट मैथ्स है, दिस इज नॉट द फिजिक्स. ओके, तो क्या किया हमने, जस्ट एक वेरिएबल लगा दिया I और I की वैल्यू बताई 1 से n. तो बात समझ आई या नहीं आई, आई होप आई और अच्छे से आई. और नहीं आई अगर आप आपको बात समझ, तो इसको रिवर्स करके देख सकते हो. ये
बीच में आ गया हमारे ब्रैकेट के, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।